चलिए आइए मेरे प्यारे छात्र, आज का वीडियो खास होने वाले हैं और आज की इस सेशन में हम बात करने वाले केमिस्ट्री मॉडल सेट 5 का। हमें उम्मीद है कि कल का वीडियो आप सभी छात्र एवं छात्राओं को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। और सबसे एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात बताने वाली मेरे प्यारे छात्र कि जो भी छात्र को कल वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो वो दिल वाला इमोजी भेजे, और जिसे पसंद ना आया हो वो सैड वाला इमोजी भेजे। तो उसके लिए हम उससे भी बेहतरीन क्वेश्चन एंड आंसर बना के रखेंगे और फिर वीडियो बना के भेजेंगे। तो मेरे प्यारे छात्र, ये प्रश्न आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाले हैं और इस प्रश्न में हम बात करने वाले हैं टोटल जो प्रश्न होता है वो टोटल प्रश्न आप लोग को सामने में आ जाएगा। और इस प्रश्न के माध्यम से हम केमिस्ट्री मॉडल सेट 5 को बता रहे हैं, जो कि इस प्रश्न में जो प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा वो सब प्रश्न हम चुनिंदे प्रश्न लिए हुए हैं। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, विलम्ब नहीं करते हैं और अपने इस प्रश्न एंड आंसर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है कि एक आयनिक यौगिक की एकक कोशिका में घन के कोनों पर ए के आयन और घन के फलकों के केंद्र पर बी के आयन है। इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? चलिए यहाँ पर सूत्र की बात किया जा रहा है। प्रश्न कहता है कि एक आयनिक यौगिक की एकक कोशिका में घन के कोनों पर एक के आयन और घन के फलकों के केंद्रों पर बी के आयन है और इस यौगिक का मूल सूत्रानुपाती क्या होता है? क्या कह रहा है? मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? तो एक का आपका आंसर जो आ जाएगा ना, वो आ जाएगा आपका AB3। क्या होगा? AB3। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे AB3। चलिए अगला का बात करते हैं। तो अगला आपका आता है दूसरा में, और दूसरा का प्रश्न जो है वो आप लोग के सामने आ चुका है। तो जब क्रिस्टल में ऋणायन रिक्तियों वैलेंसी द्वारा इलेक्ट्रॉन फंसा दिए जाते हैं त्रुटि कहलाती है। कह रहा है कि जब क्रिस्टल में ऋणायनी रिक्तियों वैलेंसी द्वारा इलेक्ट्रॉन फंसा दिया जाता है तो त्रुटि कहलाती है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसे हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर जो आप लोग के सामने आ जाएगा एफ केंद्र। क्या आ जाएगा? एफ केंद्र। तो घबराएं ना मेरे प्यारे छात्र, प्रश्न को हमेशा याद रखें। चलिए अगला का बात करते हैं। तो अगला आपका आता है तीसरा में प्रश्न कर रहा है। चलिए तीसरा में क्या कर रहा है प्रश्न, और तीसरा में कर रहा है कि निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है? याद रखेंगे कि निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है। तो चलिए मेरे प्यार से हम जानते हैं तो K2SO4 का जो है ना हिमांक ये अवनमन होता है। K2SO4 का हिमांक अवनमन होता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे। तो अगला आपका आता है चौथा नंबर प्रश्न। तो चौथा में क्या कर रहा है कि एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी। प्रश्न कर रहा है कि एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होती है। तो चलिए 1 ग्राम समतुल्य होती है, 1 ग्राम समतुल्य होती है। इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर ए में। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपका आता है 5 का। तो 5 में क्या कर रहा है कि तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता क्या होती है? प्रश्न कर रहा है कि तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता क्या होती है? तो 5 का आपका आंसर आ जाएगा घटती है। क्या होगा? घटती है। याद रखिए सभी मेरे प्यारे साथ, क्या हो जाएगा? घटती है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला का बात करते हैं। तो अगला आपका आता है 6 नंबर में। 6 नंबर में प्रश्न कर रहा है कि किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। याद रखेंगे कि किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। तो 6 का आपका आंसर जो है ना, वो आपका आंसर हो जाएगा सक्रिय भार पर। मतलब किसी भी वस्तु का जो प्रतिक्रिया है वह सक्रिय भार पर निर्भर करता है। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे हम 7 का। स्मेटिंग। क्या होगा? स्मेटिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन होता है। यह एक धातु है, स्मेटिंग एक धातु है और इसका ऑक्साइड जो वो अपचयन संयुक्त में आता है। तो चलिए हम देखते हैं सी मतलब कैल्शियम। क्या होगा? कैल्शियम। मतलब सी हो जाएगा तो कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए अगला देख लेंगे हम 8 का कि अयस्क में उपस्थिति अशुद्धि को क्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात कर रहा है अयस्क उपस्थिति में अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो अयस्क का जो उपस्थिति उसको अशुद्धि के कारण में क्या कहा जाते हैं? उसे हम कहते हैं गैंग। क्या कहते हैं? गैंग। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो गैंग। चलिए अगला हम देखते हैं 9 का कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया है। चलिए हम देख लेते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी जो वह किसने बनाया है। तो वह बनाया मोसले ने। याद रखें, मोसले ने जो है ना आधुनिक आवर्त सारणी बनाया और इसका आंसर आ जाएगा आप लोग को सामने डी में मोसले। अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि मोसले ने कौन सी आवर्त सारणी बनाई है तो आप लोग को याद रखना है आधुनिक सारणी। चलिए अगला देख लेंगे हम 10 का कि H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। क्या कह रहा है कि H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो ये होता है -1 में। क्या होता है? -1 में। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। प्रश्न का था H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -1 में। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला आपका आता है 11 नंबर का।
चलिए Zn2+ निम्न में से किसके साथ चलिए प्रश्न क्या कर रहा है देख लेते हैं एक बार। चलिए प्रश्न कर रहा है कि Zn2+ निम्न में से किसके साथ इलेक्ट्रॉन है। तो किसके साथ इलेक्ट्रॉन करता है याद रखेंगे। और 11 का आपको जगह Cu+ में कॉपर प्लस में क्या होगा Cu+ यानी कि कॉपर प्लस में कॉपर प्लस में Zn2+ जो है ना इसके साथ इलेक्ट्रॉन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला आपका आता है 12 नंबर में। 12 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन सा आयन रंगीन है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सा आयन रंगीन है। तो 12 का आपका आंसर जो है ना वो आ जाएगा V2+। क्या होगा V2+ जो है ना आयन रंगहीन है, याद रखेंगे हमेशा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपका आता है 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। तो 13 का आपका आंसर है ना वो 13 का आ जाएगा मैग्नीशियम Mg। क्या होगा संक्रमण तत्व कौन सा नहीं है तो वो आ जाएगा आपका मैग्नीशियम। याद रखें सभी छात्र, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व कौन सा नहीं है तो उसे आपको लगाना है मैग्नीशियम में, ऑप्शन नंबर सी में। अगर मैग्नीशियम नहीं दिया हुआ तो आप लोग नीचे में लिख सकते हैं सर Mg मतलब मैग्नीशियम होगा। चलिए अगला देख लेते हैं हम 14 का। 14 में कह रहा है कि उप सहसंयोजक युग्म K3 × FeCN6 का IUPAC नाम क्या होता है। चलिए हम देख लेते हैं कि IUPAC नाम इसका क्या होता है। तो 14 का आप लोग को देखना है। कह रहा है कि उप सहसंयोजक युग्म K3 FeCN6 का IUPAC नाम क्या होता है। तो 14 का आपका आंसर हो जाएगा पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट। क्या होगा पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 15 का। 15 में कह रहा है कि निकेल का NiCO4 में ऑक्सीकरण अवस्था होती है। क्या कर रहा है कि निकेल का NiCO4 में ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो 15 का आप लोग को क्या करना है 15 का आंसर लगाना ओ, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम ओ में, ऑप्शन नंबर बी 0 एंड। चलिए अगला देख लेंगे हम 16 का। कि इथेन में कार्बन का संक्रमण क्या होता है। याद रखेंगे ये क्या है धातु है, इथेन क्या है धातु है। तो इथेन कार्बन जो वो कार्बन के संक्रमण धातु करती है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो वो होता है sp3। कह रहा है कि इथेन में कार्बन का संकरण क्या होता है तो sp3 होता है, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे sp3। चलिए अगला देख लेंगे। अगला आपका आता है 17 में। 17 में प्रश्न कर रहा है कि इमाइन क्या होगा इथाइन में पाइप ब्रांड की संख्या क्या होता है। इथाइन में पाइप ब्रांड की संख्या कितनी होती है। तो इथाइन में पाइप ब्रांड की संख्या 2 होती है। हमेशा याद रखेंगे कि इथाइन पाइप ब्रांड की संख्या कितनी होती है 2। तो ऑप्शन नंबर बी लगाना है। चलिए अगला देख लेंगे। तो अगला आपका आता है 18 नंबर में। 18 नंबर में कह रहा है क्या उत्पाद बनेगा यदि एथिल अल्कोहल पर 140 डिग्री सेल्सियस पर H2SO के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है। कह रहा है प्रश्न क्या उत्पाद बनेगा यदि एथिल अल्कोहल को 140 डिग्री सेल्सियस पर H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है। तो चलिए हम देख लेते हैं हाई एथिल ईथर, मतलब हाई एथिल ईथर बनता है एथिल अल्कोहल और 140 डिग्री सेल्सियस पर H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो वो बनता है हाई एथिल ईथर, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं इसका कि साधारण ईथर कौन सा होता है। याद रखेंगे कि साधारण ईथर कौन सा होता है। तो साधारण ईथर आपका हो जाएगा CH3OCH3 ये साधारण ईथर है, इसे हमेशा याद रखें, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 20 का कि इसमें से कौन NaNO2 का प्लस HCl के साथ अभिक्रिया करके अल्कोहल देता है। कह रहा है कि इसमें कौन NaNO2 प्लस HCl के साथ अभिक्रिया करके अल्कोहल देता है। तो ये हो जाएगा आपका CH3NH2, मतलब CH3NH2 जो है ना अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके NaNO2 प्लस HCl के साथ अभिक्रिया करके अल्कोहल देता है। तो इसका जो सूत्र होता है वो बनता है CH3NH2, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे कि इसका कि निम्न में से सबसे ज़्यादा क्षारीय यौगिक क्या है। निम्न में से सबसे ज़्यादा क्षारीय यौगिक कौन सा है। तो चलिए हम देख लेते हैं वो होता है बेंजील एमीन। क्या होगा बेंजील एमीन। प्रश्न कहता है कि निम्न में से सबसे ज़्यादा क्षारीय यौगिक कौन सा होता है बेंजील एमीन। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
चलिए अगला देखेंगे हम 22 का कि निम्न में से कौन सा डाइसेकोराइड है। निम्न में से कौन सा डाइसेकोराइड है 22 का देखेंगे। और 22 का आपका आंसर आ जाएगा लैक्टोज। क्या होगा? लैक्टोज। प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा डाइसेकेराइड होता है, वो होता है आपका लैक्टोज। तो ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम लैक्टोज। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपका आता है 23 में। 23 में प्रश्न कर कि स्टार्च का जल अपघटन करने पर अंत में क्या प्राप्त करते हैं। कि स्टार्च का जल अपघटन करने पर अंत में क्या प्राप्त करते हैं। तो 23 का आपका आंसर होगा ग्लूकोज। क्या होगा? ग्लूकोज। प्रश्न कहता है कि स्टार्च का जल अपघटन करने पर अंत में क्या प्राप्त होता है, तो ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम ग्लूकोज। चलिए अगला देख लेंगे हम 24 का नेचुरल। क्या कह रहा है कि नेचुरल रबर निम्नलिखित का बहुलक है। याद रखेंगे कि नेचुरल रबर निम्नलिखित का बहुलक है। 24 का देखेंगे तो 24 का हो जाएगा आइसोप्रीन। क्या होगा? आइसोप्रीन। नेचुरल जो है वो निम्नलिखित का बहुलक होता है 24 का, तो आपका आंसर आ जाएगा आइसोप्रीन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 25 में देख लेते हैं। 25 का हो जाएगा कॉपर रोलेक्टम। क्या होगा? कॉपर रोलेक्टम के प्रयोग, कॉपर रोलेक्टम के प्रयोग द्वारा बनने वाला संश्लेषित बहुलक क्या कहलाता है। प्रश्न कर रहा है कि कॉपर कैप्रोलेक्टम के प्रयोग करने वाला संश्लेषित बहुलक क्या कहलाता है। संश्लेषित बहुलक क्या कहलाता है, वो होता है आपका कॉपरेलक्टम। मतलब कॉपरेलक्टम जो प्रयोग होता है उनके साथ संश्लेषित करके बहुलक क्या बनता है, तो वो होता है नाइलॉन -6। क्या होता है? नाइलॉन -6। ये भी पूछ सकता है, नाइलॉन -6 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी लगाना है। चलिए अगला देख लेंगे हम 26 का। 26 में क्या कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार की औषधियाँ बुखार में काम करती है। मतलब निम्न प्रकार का जो होता है कि मतलब किसी भी बुखार में कौन सा दवाई काम करता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। वो आता है ज्वारनाशक। मतलब औषधि जो है ना वो ज्वारनाशक में आता है। ज्वारनाशक जो है ना बुखार में काम करता है। अब हमको आपको पता नहीं है, जो औषधि वाला काम करता है उसको पता है ज्वारनाशक जो है वो बुखार में काम करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये हमेशा याद रखिए, ये भी पूछेगा ज्वारनाशक। चलिए 27 में देखेंगे। 27 में कह रहा है ठोस क्षारीय। प्रश्न कर रहा है कि ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का रंग किसके कारण होता है। कह रहा है कि ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का रंग किसके कारण होता है। तो 27 का देखेंगे एफ केंद्रों के कारण। प्रश्न कर रहा है कि ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का रंग किसके कारण होता है, तो एफ केंद्रों के कारण। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम एफ केंद्रों के कारण। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपका आता है 28 का। तो 28 में प्रश्न क्या कर रहा है कि साइनाइड प्रक्रम का प्रयोग किससे निष्कर्षण प्रयुक्त किया जाता है। साइनाइड प्रक्रम का प्रयोग किसके निष्कर्षण में प्रयुक्त किया, मतलब साइनाइड जो प्रक्रम हो किसके निष्कर्षण में, किसके उपस्थिति में प्रयुक्त किया जाता है। तो 28 का हो जाए सिल्वर। सिल्वर के मतलब प्रक्रम में जो है ना नाइलॉन साइनाइड निष्कर्षण प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 29 का हीलियम का मुख्य स्रोत क्या कहलाता है। याद रखेंगे हीलियम का मुख्य स्रोत क्या कहलाता है। हीलियम का मुख्य स्रोत कहलाता है सूर्य। हमें भी नहीं पता था कि हीलियम का मुख्य स्रोत किसे कहते हैं, तो वो होता है आपका सूर्य। हम भी पढ़े तो पता चला। तो याद रखेंगे इसका कि अगर कोई पूछे हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है, वो होता है सूर्य। ऑप्शन नंबर सी। चलिए लास्ट और आखिरी देखते हैं हम 30 का कि निम्नलिखित में से कीटनाशक कौन सा पदार्थ है। देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कीटनाशक, तो BHC। और देख लीजिए इसमें जो है ना कीटनाशक के पदार्थ का बात किया जाता है, तो वो आपका हो जाएगा BHC। क्या होगा? BHC। तो मेरे प्यार साथ ये वीडियो आप लोग को कैसा लगता है, ये वीडियो के बारे में आप लोग जरूर कमेंट करिए मेरे प्यार साथ। और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और सबसे अहम बात बताना चाहता हूँ मेरे प्यार साथ कि ये वीडियो आप सभी छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाना पड़ता है, ताकि आप लोग एग्जाम में बैठे और अच्छा तरीका से एग्जाम का मजा लें, और ताकि बिहार बोर्ड का नाम रोशन करे। और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है आरती शर्मा AS क्लासेस +2। अगर आप लोग को PDF चाहिए तो आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक पर आप लोग सर्च कर सकते हैं, और उस पर मेरा नंबर दिया गया है, और उस नंबर पर आप लोग कॉल करके हमसे PDF ले सकते हैं। और अभी PDF का रेंज आ जाएगा आपका 299 रुपये में। टोटल सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव आ जाएगा मेरे प्यारे छात्र। तो आप लोग देर किस बात की कर रहे हैं, अभी फ़ोन उठाएं और हमें कॉल ज़रूर करें। और तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।